A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am C.S. Shweta and today we are completing with the Industrial Employment Standing Order Act 1946. तो ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी। इट इज द चैप्टर इन पार्ट बी ऑफ योर SBIL, दैट इज इंडस्ट्रियल लॉ के पार्ट बी में, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के पार्ट बी में जो SBIL का जो पार्ट बी है उसमें ये चैप्टर है हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अभी आपको दिख रहा है ये यूनिट नंबर 17 का पार्ट 2 है, तो मतलब आपका यूनिट नंबर 17 जो है ना, दैट इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। उसमें दो चैप्टर हैं, एक तो आपका है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एक है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। सो इस चैप्टर के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। वी टॉक्ड अबाउट इट, we had a full detailing from the module. This is your study material. हमने पूरा इस चैप्टर में important definitions सारी बात कर ली थी। हमने प्रोसीजर भी बात करा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स होता क्या है, इसकी सर्टिफिकेशन कैसे मिलती है और क्यों ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक्ट बनाया गया। और हमने ये भी बात करी थी कि सर्टिफिकेशन और ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की कैसे मिलती है, क्या कंडीशन है जिससे सर्टिफिकेशन मिलती है, फेयरनेस, रीजनेबलनेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमने बात करा, सर्टिफिकेशन, वी टॉक्ड अबाउट इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, ऑल्सो रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अपील्स। ये भी शायद हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था, आई गेस। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर से हमें अपील से हमें बात करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपके स्टैंडिंग ऑर्डर, इफ यू आर एम्प्लॉयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपके ऊपर ये एक्ट लग रहा है, स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो हमने बात करी थी कि ये एक्ट आपके ऊपर जिस दिन से लगेगा, अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी कि एक्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगता है। लेट्स टेक अ क्विक ग्लिम्स ऑफ दिस। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये एक्ट लगता है। अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में 100 से कम लोग काम कर रहे हैं, पर अगर appropriate गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि दिस एक्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन योर एस्टैब्लिशमेंट एज वेल, तो आपको 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा और आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस दिन से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उस के बाद से आपको अपने एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ेंगे अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और उसको सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी। सर्टिफिकेशन कौन करेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर करेंगे उस एरिया के। हमने पूरे प्रोसीजर के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी, वेयर इज प्रोसीजर। तो हमने यहाँ पे बात करी थी लास्ट क्लास में कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है इस एक्ट में, उसको फॉलो करते हुए शेड्यूल में जो जो मैटर्स दिए गए हैं, द मैटर्स दैट आर सेट आउट इन द शेड्यूल, वो सारे मैटर्स को कवर करते हुए आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने का फायदा क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कमैन है वो फॉलो करेंगे, और एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, डिस्प्यूट के चांसेस कम होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही रहा है, टू ब्रिंग हार्मनी, यूनिफॉर्मिटी, राइट, इन द एस्टैब्लिशमेंट। सो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जब आप इनको ड्राफ्ट करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट ऑर्डर। ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जाएगा 5 कॉपीज में। हम लास्ट क्लास में सब बात कर चुके हैं, आप देख सकते हो। सो 5 कॉपीज में ये सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जाता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर फिर इसको क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं? क्या ये सीधा सर्टिफाई कर देते हैं? नो, द सर्टिफाइंग ऑफिसर इज गोइंग टू सेंड दोस कॉपीज टू द ट्रेड यूनियन, अगर है तो आपके एस्टैब्लिशमेंट के, मतलब अगर एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफाइंग ऑफिसर को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर भेज रहे हैं, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं? उनका काम क्या? सर्टिफिकेशन करना। बट बिफोर दैट दे आर गोइंग टू फर्दर सेंड इट टू ट्रेड यूनियन और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ट्रेड यूनियन नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्कमैन। अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो जो ग्रुप है वर्कमैन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको भेजा जाएगा। ठीक है, याद हमने ये सब बातें लास्ट क्लास में करी थी। तो वो जब ट्रेड यूनियन आपके ही एस्टैब्लिशमेंट के हैं,
अब आप बोलेंगे मैम तो ये एक्ट बनाने की क्या जरूरत है, अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट के वर्कर हैं तो हम उनको खुद ही स्टैंडिंग ऑर्डर दिखा देंगे, उनसे ऑब्जेक्शन ले लेंगे, ये सर्टिफिकेशन क्यों करानी? इट्स अ प्रोसेस। अगर अपने ही वर्कमैन को दिए हुए प्रॉमिस तुम फुलफिल करने लग गए एम्प्लॉयर्स, तो फिर एक्ट की जरूरत क्या है? ठीक है, तो ये एक्ट कहता है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन है आपके एस्टैब्लिशमेंट में तो उनके पास जाएंगी कॉपीज, नहीं तो ग्रुप ऑफ वर्कमैन के पास जाएंगी। एंड उसके बाद ट्रेड यूनियन और ग्रुप ऑफ वर्कमैन का क्या काम है? उस स्टैंडिंग ऑर्डर को रिव्यू करना। अगर आप में आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो ये ऑब्जेक्शन आपको 15 दिन के अंदर अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर को लिखकर भेज देने हैं। फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेंगे? एस्टैब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉयर है उनको बुलाया जाएगा, दे विल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि भाई ऐसा ऐसा चीज है, आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर को एजुकेट करा जाएगा कि देखिए ये ऑब्जेक्शंस आए हैं आपके ही वर्कमैन के, तो आप इसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर लीजिए अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद आप उसको सर्टिफिकेशन करवा लीजिए। अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, दोबारा सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जाएगा एंड सर्टिफाइंग ऑफिसर दिस टाइम will certify the draft standing order। अब हमारी बात आती है अपील, और उसके आगे की हमें बात करनी है। सेक्शन 6 of this act says certifying officer can be challenged by any employer। तो यहाँ पे अपील की बात आ रही है कि अपील कौन कर सकता है? वर्कमैन भी अपील कर सकता है, एम्प्लॉयर भी अपील कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर certifying officer can be challenged by employer, workman, trade union और other representative of workman। मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन को, अभी सर्टिफाइंग ऑफिसर का क्या डिसीजन है? या तो वो सर्टिफाई कर देंगे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है, या फिर मना कर देंगे। अगर उन्होंने हाँ कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, जिससे किसी वर्कमैन या ट्रेड यूनियन को आपत्ति है, तो अपील करेंगे वो हायर अथॉरिटी के पास। या सपोजिंगली नहीं करा ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर ने, तो एम्प्लॉयर अपील कर सकते हैं। तो अपील कहां करेंगे? Who can appeal, file an appeal before the appellate authority, जिसको हमने डेफिनेशन में लास्ट क्लास में किया था, within 30 days from the date on which copies are sent to employer and workers representatives। The appellate authority whose decision shall be final has the power to confirm the standing order as certified or to amend them। अभी आपको कोई आपत्ति है कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो एज ए एम्प्लॉयर यू कैन अपील टू दिस ऑर्डर बिफोर एपेलेट अथॉरिटी। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयर को लगता है कि नहीं पास कर रहे, बार बार दिक्कत कर रहे हैं, सेक्टर। दूसरी तरफ पास कर दिया पर वर्कमैन या ट्रेड यूनियन को लग रहा है कि हमारे खिलाफ चले गए हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने एम्प्लॉयर की बात मान ली, पैसे खा लिए, ब्राइब ले लिया, हम मजदूरों की बात नहीं सुनी, लेबर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, तो लेबर कैन ऑल्सो अप्रोच टू एपेलेट अथॉरिटी। कितने दिनों में? 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपीज आर रिसीव्ड। कौन सी कॉपी? जब ये ड्राफ्ट ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास गया था, सीईओ मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर, उन्होंने आगे ट्रेड यूनियन को भेजा, ट्रेड यूनियन से ऑब्जेक्शन लिए, फिर इनको बताए एम्प्लॉयर को, एंड ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्शंस को इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके एम्प्लॉयर से बात करके सर्टिफिकेशन कर दी। अभी ट्रेड यूनियन भड़केंगे तो वो कहाँ अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर के लिए? अच्छा, जैसी सर्टिफिकेशन होती है, आपने पढ़ा है, जैसी सर्टिफिकेशन हो जाती है, कॉपीज ऑफ द फाइनल स्टैंडिंग ऑर्डर इज सेंट to both employer also, trade union also, या representative of workmen अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो अभी जब ये कॉपीज रिसीव होती हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर एपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हो। एपेलेट अथॉरिटी क्या करेगा? अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर को पास करेंगे या फिर अमेंड करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। द एपेलेट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू सेंड कॉपीज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एज कंफर्म, अगर कंफर्म कर दिया गया है या मॉडिफाई कर दिया गया है, दोनों को, एम्प्लॉयर को भी और वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, विद इन हाउ मेनी डेज? 7 days, राइट। डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो अपील की बात तो तब आई थी जब दिक्कत है, अभी कोई दिक्कत नहीं है तो क्या होगा? स्टैंडिंग ऑर्डर शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ
30 days from the date on which the authenticated copies are sent to the employer and worker, or where an appeal is preferred, they will become effective on the expiry of 7 days from the date on which the copies from appellate authority are sent to employer and workers. अभी देखिए क्या है, जैसे आज की डेट पे रिसीव, आज क्या डेट है, आज है 5 मार्च, ठीक है, आज की डेट पे रिसीव हुआ ऑर्डर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर बाय योर सर्टिफाइंग ऑफिसर। एम्प्लॉयर के पास भी एक कॉपी गई और एक कॉपी गई वर्कमैन के पास, तो चलो दोनों को कॉपी मिल गई, दोनों को पता है स्टैंडिंग ऑर्डर में है क्या। स्टैंडिंग ऑर्डर में रूल्स जो फॉलो करने हैं आपको, ठीक है, आपने रूल्स पढ़े। इफेक्टिव कब से होंगे, 30 दिन के बाद से। तब तक जो भी तैयारी करनी है, कोई प्रिपरेशन करनी है वर्कर को या एम्प्लॉयर को, वो कर ले। तो 30 दिन के बाद से ये चीज लागू होना शुरू हो जाएगी। ये वर्कमैन को बता भी दिया जाता है कि देखो ये जो तुम रूल्स पढ़ रहे हो ना, ये 30 दिन बाद से इफेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 30 दिन हैज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द फाइनल ऑर्डर इज रिसीव्ड। अगर आपका ऑर्डर चला गया अपील में एपेलेट अथॉरिटी के सामने, तो फिर वो चीज प्रोसेस होगा और उनका जो फैसला आएगा उसके 7 दिन के अंदर 7 दिन के बाद से ये लागू होना शुरू हो जाएगा। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, कहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर दिया जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर जो फाइनली सर्टिफाई कर दिया गया है शैल बी प्रोमिनेंटली पोस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। अब तो ये तो रूल्स है, एम्प्लॉयर उसको चिपका देगा, मतलब लगा देगा अपने प्रीमाइसेस पे, ताकि सारे एम्प्लॉय वर्कमैन इसको पढ़ सके, ठीक है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन, ठीक है ना। इंग्लिश में होगा प्लस वहां की जो भी रीजनल लैंग्वेज है जो ज्यादातर वर्कमैन समझ जाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस पे या फिर एक ऐसी जगह पे जो इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस प्लेस, मतलब एक तरीके से ऐसी जगह जहां पे सबकी नजर जाती है। इट शैल नॉट बी हिडन एनीवेयर, जहां पे इंसान को पता ही नहीं कि कहां पे लगा हुआ है। ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, अब इसको पढ़ते हैं जरा। देन वी हैव चैप्टर सो स्मॉल ना, तो मतलब ये हार्डली हमारे चैप्टर, मतलब हम चाहते तो लास्ट क्लास में भी खत्म हो जाता, बट आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक आई वाज इन 12th सो मच, सो लास्ट क्लास में आधा हुआ, आज की क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो हमें 2-4 बातें याद रखनी है, ठीक है ना। ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, सेक्शन 10 कहता है it prohibits an employer to modify standing order once they are certified under this act। अभी तुमने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया, ऑर्डर में है क्या, ऑर्डर में रूल्स, तुमने इन ऑर्डर्स को सर्टिफाई करवा दिया सर्टिफाइंग ऑफिसर से। चलो भैया यहाँ की बात तो क्लियर है, प्रोसेस भी हमारी टीचर ने हमें करा दिया, हमें समझ में आ गया। लागू कब से होगा वो भी बात कर ली, अपील कैसे होगा वो भी बात हो गई, ठीक है। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर चिपका दिए गए हैं प्रीमाइसेस पे, ये भी बात हो गई, अलॉटमेंट भी हो गया, ठीक है। अभी क्या है ना, 4 दिन बाद एम्प्लॉयर कहता है मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई मतलब कुछ चेंजेस ले आता हूँ। कैसे ला सकते हो, आप ऑलरेडी चेंजेस को सर्टिफाई करवा चुके हो, आप ऑलरेडी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करा चुके हो, अब चेंज कैसे ला सकते हो। चेंज लाने के लिए आपने सर्टिफिकेशन कराया था, नॉट लाइक दैट। एक्सेप्ट आप मॉडिफिकेशन तभी करा सकते हो व्हेन देयर इज अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन और अ ट्रेड यूनियन और अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ वर्कमैन। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें चेंज करना पड़ रहा है एंड देयर इज अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, क्योंकि देखो स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसे रूल्स हैं जो वर्कमैन के लिए बनाए गए हैं, वर्कमैन के साथ ही अग्रीमेंट कर लो, वर्कमैन को ही कोई दिक्कत नहीं है या वर्कमैन के ही लिए ये चेंजेस आ रहे हैं तो आप कर सकते हो। बट फिर भी सच मॉडिफिकेशन विल नॉट बी अफेक्टेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर्स वर लास्ट मॉडिफाइड और सर्टिफाइड एज द केस में बी। अगर आज 5 मार्च को सर्टिफिकेशन हुई है आपके स्टैंडिंग ऑर्डर की, तो आप लगा लो 6 महीने बाद, 6 महीना कितना हो गया, सितंबर है ना, 5 सितंबर टीचर्स डे के बाद ही आप इसको मॉडिफाई करा सकते हो, उससे पहले नहीं। 6 महीने सितंबर ही हो गया ना, यस, ठीक है। तो 6 महीने का गैप तो आना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर पहली बार मॉडिफिकेशन ले आए हो तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में भी 6 महीने का गैप होना चाहिए। The section empowers an employer or the workman or a trade union or a representative of workmen to apply to the officer
to have the standing order modified by making an application to officer. Such application should be accompanied by 5 copies of the proposed modification, and modification are proposed to be made by an agreement between employer and workman. Right? A certified copy of such agreement should be filed along with the application. यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे आपने अगर मॉडिफिकेशन करानी है, जैसे 6 महीना निकल गया, अब आपको मॉडिफिकेशन करानी है, तो आपने अभी क्या पढ़ा है, आपके मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, जो भी मॉडिफिकेशन आपको कराना है, वो भी आपको सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज दे के अलॉन्ग विद द अग्रीमेंट कि हमारे ट्रेड यूनियन और हमारे बीच में ऐसा तय हुआ है, ठीक है, उस कॉपी के साथ भेजेंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर को। फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको भी फ्रेशली क्या करेगा, सर्टिफिकेशन। पर बिना सर्टिफिकेशन के स्टैंडिंग ऑर्डर आपके अप्लाई नहीं हो सकते, राइट। तो हमें इतनी सारी बातें अभी समझ में आई हैं, हमें समझ में आई है कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर करके एक एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ये एक्ट बनाया इसलिए गया था कि एम्प्लॉयर अपनी मनमानी ना कर सके, वर्कमैन पे अत्याचार ना कर सके। मतलब लेबर लॉ में जितने लॉज पढ़ोगे उनका मकसद कहीं ना कहीं यही रहा है, टू अपलिफ्ट लेबर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेबर, टू अवॉइड एनी क्या बोलोगे आप उसको, टू अवॉइड एनी what do you call that, दादागिरी, to avoid any kind of pressure on labor, right? pressure तो नहीं बोलते दादागिरी को, but kind of any exploitation of labor, right? उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए लेबर लॉ बनाया जाता है। तो ये भी एक दिक्कत देखी गई कि एम्प्लॉयर क्या करते हैं ना, अपने रूल्स बनाते हैं, इतने बजे आओगे, इतने बजे जाओगे, इतनी सैलरी दूंगा, इस डेट पे सैलरी दूंगा, छुट्टी इतनी ले सकते हो। हालांकि हमारे बहुत सारे एक्ट में ये सब बातें बताई गई हैं, जैसे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें बताया गया कि एक एडल्ट के वर्किंग आवर बताए गए हैं कि आप एज अ एडल्ट आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, और 5 घंटे के बाद तो आधा घंटा ब्रेक देनी है लेबर को, ऐसा फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया है, ठीक है। तो काफी एक्ट इस बारे में बात करता है, लेकिन ये जो रूल्स होते हैं ना, जो अपने प्रीमाइसेस के लिए आप बनाते हो, अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए बनाते हो, ये कहीं ना कहीं लेबर के जरूरी नहीं है हित में हो, आप उनका अगेन मिसयूज भी कर रहे हो सकते हो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में कल को कोई भी डिस्प्यूट हो जाए एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में, तो ये अच्छे संदेश नहीं है, अच्छे साइन नहीं है, इससे पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। आज अगर कॉटन इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो कॉटन तो अफेक्ट होगी, धागा भी इफेक्ट होगा, कपड़ा भी इफेक्ट होगा। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात हो रही है, इट्स अ बिग थिंग। और अगर डिस्प्यूट लंबे समय तक चल जाती है ना, तो कॉटन हमारे देश से एक्सपोर्ट भी होती है, तो एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आएगी। तो आप सोचो कि एक छोटी सी स्ट्राइक मुद्दा बन जाती है और वो कहां अफेक्ट कर दे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन रियली अफेक्ट, राइट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकने के लिए देयर इज अ एक्ट 17 यूनिट का पार्ट 1 है, हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है। इससे भी क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा एक ऑफिसर है जो पहले इन रूल्स को सर्टिफाई करेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर इनको एलोकेट करेगा। तो अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट में 100 से ऊपर वर्कमैन है, आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। लगाने के लिए हमें इन स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, इनमें सारे वो मैटर्स आने चाहिए जो इस एक्ट के शेड्यूल में दिए गए हैं। वो स्टैंडिंग ऑर्डर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह होना चाहिए जो इस एक्ट में दिया गया है। जब आप ये सारी बातें कवर कर लेंगे तो सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफिकेशन कराइए। करवाने का प्रोसीजर, सर्टिफिकेशन कराने का क्या प्रोसीजर है वो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अपील बात कर चुके हैं, मॉडिफिकेशन बात कर चुके हैं। अब एक बात करते हैं पेमेंट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लड़ाइयां डिस्प्यूट अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, तो एक अलाउंस है जिसको बोलते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। कह रहे हैं कि कभी किसी लेबर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, उस लेबर के ऊपर कोई कार्यवाही चल रही है, कोई केस चल रहा है, अब वो प्रूफ नहीं हुआ कि इस लेबर की गलती थी या इस लेबर ही वाज द पर्सन बिहाइंड, तो जब तक उसके ऊपर केस चल रहा है उसकी वेजेस का 50%, 50% उसको दिया जाएगा फॉर फर्स्ट 90 डेज। अगर आपने किसी लेबर के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पेंडिंग है
और आपने उसको निकाल दिया है, मतलब ऑफ कोर्स उसको निकाला गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरी वेजेस नहीं काटी जाएंगी, पहले 90 दिन तक तो उसको आधी वेजेस दी जाएंगी। अगर इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी हो गई कि 90 दिन से ही बढ़ गई है, तो 90 दिन तक तो कुछ सामने आया नहीं। अगर इस बीच में कुछ सामने आ गया कि हाँ लेबर की गलती थी, तो वेजेस भी देना बंद और जो भी उसके ऊपर प्रोसीडिंग है वो होगी। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन 90 दिन से बढ़ गई, तो 90 दिन तक तो 50% वेजेस गई, उसके बाद से जाएंगी 75%। ठीक है, टिल द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंडक्ट ऑफ वर्कमैन। अगर यहाँ पे रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन के लिए कितनी वेजेस चली जाएंगी? 75%। क्योंकि देखो, क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में आपको समय लग रहा है, अभी भी लेबर का कुछ प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है, उसके कंडक्ट के बारे में, तो पहले 90 दिन के लिए तो आप कितना देंगे? 50%, उसके बाद से 75%। Any dispute regarding subsistence allowance may be referred to workman or employer to the labor court constituted under Industrial Dispute Act। तो ये सारी चीजें जो इसके रिलेटेड डिस्प्यूट अगर होते हैं तो लेबर कोर्ट जाते हैं। If the provision relating to payment of subsistence allowance under any other law are more beneficial, तो वो प्रोविजंस यूज करे जाते हैं। कह रहे हैं अगर कोई और कानून भी इस डिस्प्यूट से जुड़ता है और उसमें सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में कोई और बात करी गई है जो ज्यादा बेनिफिशियल है लेबर के लिए, तो वो अप्लाई होगी। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस कैसे बेनिफिशियल है लेबर के लिए? लेबर को बोला जा रहा है कि देखिए एक प्रोविजन है पेमेंट के लिए, ये अलाउंस का जो बनाया गया सेक्शन 10A में ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इसके बारे में हालांकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी बात है। तो यहाँ कह रहे हैं इसकी अमेंडमेंट के तहत बोला गया है एनी वर्कमैन को जिसको सस्पेंड किया गया एम्प्लॉयर द्वारा, और सस्पेंड क्यों करा गया? कुछ तो गलत किया होगा वर्कमैन ने। आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल करा होगा, तभी तो सस्पेंड करा है, तो उसको सैलरी वेजेस क्यों दी जा रही है? कह रहे हैं अगर तो उसका जो कंडक्ट है वो भी प्रूवन नहीं है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वर्कमैन है वो बेचारा कहां से खाएगा? उनके पास तो तुम्हारी तरह सेविंग्स नहीं है ना, एफडीज नहीं है, आरडीज नहीं है, तो वो अपने पहले 90 दिन के लिए तो 50% वेजेस जाएंगी। उसके अगले जब तक प्रोसीडिंग 90 दिन से भी ऊपर बढ़ती है तो 75%। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 13 बोलता है इन द क्वेश्चन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर it can be referred to any court constituted under Industrial Dispute Act by any employer, workman or a trade union or representative. The labor court to which the question is referred shall decide after giving the parties a reasonable opportunity of being heard. इसका मतलब होता है स्टैंडिंग ऑर्डर को लेके किसी को प्रॉब्लम है, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन अराइजन, मेरे को तो ये ऐसा समझ में आया था, एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं ये मतलब था, वर्कमैन कह रहा है मुझे लगा ये मतलब था, डिस्प्यूट चला गया लेबर कोर्ट। अभी क्या है, लेबर कोर्ट आर कॉन्स्टिट्यूट, लेबर कोर्ट कौन सा? विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो वो डिसाइड करेंगे। टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 12 कह रहा है period commencing on the date on which the act becomes applicable to industrial establishment and ending with the date on which the standing order are finally certified come into operation and that establishment the prescribed model standing order shall be adopted। कह रहे जब तक कि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है एक्ट और जब तक कि आपके सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, आपके स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई नहीं हो जाते, तब तक आप मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्लाई करिए। जैसे क्या है ना, मेरी एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ 150 वर्कर काम करना शुरू हो गया, पहले 100 से कम थे अचानक से, तो फिर जो भी मैं मॉडल अपना, जो भी मैं स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई कराऊंगी, जब तक कि स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई नहीं हो जाता तो मुझे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई करना चाहिए जो इस एक्ट के अंत में दिया हुआ है। कौन कौन से मैटर्स होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, तो एक बार देखें। वर्कमैन की क्लासिफिकेशन, परमानेंट कौन है, टेम्पररी कौन है, इसके बारे में रूल्स, कैसे वर्कमैन को उनके आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडे, पे डेज, वेज रेट, ये सब के बारे में रूल्स होना चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर नथिंग बट द रूल्स, तो रूल्स आर ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू लिस्ट। शिफ्ट कैसे रहेगी आपकी, अटेंडेंस लेट कमिंग का क्या होगा, कंडीशंस क्या रहेंगी, हमारे यहाँ पे छुट्टी की क्या कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट कैसे, गेट के अंदर आ गए, गेट के बाहर चले गए, लायबिलिटी आपके ऊपर किन किन केसेस में आ सकती है, क्लोजिंग रीओपनिंग ऑफ सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, टेम्पररी वर्क स्टॉप हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, टर्म आपकी एम्प्लॉयमेंट कब कब छूट सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, सस्पेंशन किन किन केसेस में होती है। अभी देखो आप कोई जॉब करोगे कल को,
आपको भी तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ना, उसमें भी तो कंडीशंस लिखे होंगे ना. सो दीज आर द मैटर्स दैट आर सेट आउट इन द एक्ट, जिसके लिए हर एम्प्लॉयर को रूल्स बनाने होते हैं. आपको बिल्कुल फ्रीडम है एज ए एम्प्लॉयर, आप इन सारे मैटर्स को लेकर रूल्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. पर ये सारे रूल्स विच इज इन अ फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर नीड्स द सर्टिफिकेशन. अभी मेरी एस्टैब्लिशमेंट है, या 50 वर्कर काम करते हैं, तो क्या उनके कोई नंबर ऑफ आवर्स नहीं है क्या? उनका कोई अटेंडेंस, लेट कमिंग, शिफ्ट, ये सब नहीं है क्या? बिल्कुल है. मेरी एस्टैब्लिशमेंट 50 वर्कर काम करते हैं, तो उनके लिए भी तो रूल्स है ना. बट ये वाले रूल्स कोई सर्टिफाई नहीं कर रहा. लेकिन अगर मेरे एस्टैब्लिशमेंट में 100 से ऊपर वर्कर बढ़ जाएंगे, देन आई नीड माई स्टैंडिंग ऑर्डर दैट हैज टू बी सर्टिफाइड, तभी वो अप्लाई हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं. मीन्स ऑफ रिड्रेस ऑफ वर्कमैन, अगर कुछ भी आपके बीच में अनफेयर ट्रीटमेंट होता है या आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, और एनी अदर मैटर्स दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्ट. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एज अ स्टैंडिंग ऑर्डर में ये सारे मैटर्स सेट आउट करने पड़ते हैं. ठीक है ना. उसका प्रोसीजर क्या है, सर्टिफिकेशन कैसे करानी है, कब तक लागू करे जाएंगे, क्या कौन से स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई करे जाते हैं. आपको याद है हमने कंडीशंस भी करे थे. 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो शेड्यूल में जो मैटर्स दिए गए हैं वो सारे मैटर्स इंक्लूडेड होने चाहिए, और आपके जो स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, जो आपने रूल्स बनाए, दैट नीड्स द कंफर्मिटी विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. अगर ये सारी चीजें बिल्कुल मौजूद हैं, सब चीजें हैं, तो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई कर दिए जाएंगे, एंड देन दे विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर. राइट. So this was your study materials. This Industrial Employment Standing Order Act 1946 is done. In the next class, we'll be starting with a fresh new chapter. Till all the chapters we are doing, जितना भी हम कर रहे हैं साथ साथ इसको रिवाइज करते जाइए. जून 25 में आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, SBIL, ECIPL. N number of times you can see the video, N number of times you can satisfy yourself. If you have any query or question, you can comment, or you can simply WhatsApp me, or टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम में, हर जगह मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं. राइट. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन प्लीज रिवाइज, हैव अ गुड डे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.